सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत इंतज़ार था आप लोग को, राइट है ना। सो देर किस बात की, लोग आ गया है आपके लिए आईएफएस का सजेशन 2022 जो जैन में एग्ज़ाम होने वाला है उस लोग के लिए, ठीक है। सो आप तो खुश हो गए आप लोग, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पूरा डिटेल में सब समराइज वे में आप लोग को सजेशन बताया जाएगा। बट सजेशन देने से पहले कुछ यूज़फुल बातें, कुछ ज्ञान मुझे बांटना है, तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, थोड़ा सा ज्ञान मैं बांट देता हूँ। सो बिफोर वी स्टार्ट कुछ बातें आप लोग को जानना है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, फिर सजेशन तो वीडियो में है ही। सो पहला बात, आईएफएस आईएफएस क्या है? एक थ्योरी सब्जेक्ट है। आईएफएस क्या है? थ्योरी सब्जेक्ट, राइट, थ्योरी। और अगर भी किसी को नहीं पता कि आईएफएस थ्योरी है या एमसीक्यू है, तो कमेंट में मुझसे सप्ली फॉर्म कैसे भरते हैं उसका डिस्कशन कर लेना, उसका प्रोसीजर मेरे से ले लेना। अगर उसको अभी भी नहीं पता कि आईएफएस थ्योरी है, एमसीक्यू है कि प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, तो कमेंट से मुझसे पूछ लेना, भैया सप्ली का फॉर्म कैसे भरते हैं, राइट। सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो थ्योरी सब्जेक्ट होता है ना, इज़ जस्ट लाइक अ होम्योपैथी मेडिसिन। आपको डेली डेली थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा, तभी आपका अच्छे से होगा। समझ में आया? मतलब आपको आज से टारगेट बना लेना है, जिस दिन मेरा वीडियो आपको मिलेगा उस दिन टारगेट बना लेना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ हर दिन एटलीस्ट कम से कम आपको 2 या 3 पढ़ के ही जाने, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और आपको फर्दर कोई सप्ली देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको सप्ली मिल जाता है, क्योंकि तुम पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है ना, कुछ भी तुम नहीं लिख सकते हो, कुछ भी नहीं, सब एक तो ऑर्डर में लिखना पड़ता है, तभी मार्क्स मिलेगा ना। सो थर्ड एडवाइस ये है कि थ्योरी जो भी पढ़ोगे आज से स्टार्ट कर देना, वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे होना चाहिए। क्यूमुलेटिव बेसिस मतलब समझते हो ना, आज 2 पढ़े तो कल वो 2 रिवाइज करके ही हम अगला 2 स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? रिवीजन होते रहना चाहिए, नहीं तो फिर तुम पढ़ लोगे, सोचोगे कि भैया 2 दिन बचा हुआ है एग्जाम, मतलब आईटी के बाद 2 दिन बचा हुआ है, आईएफएस में 1 दिन बचा हुआ, सॉरी, उस दिन हम पढ़ लेंगे, तो उस दिन होने वाला नहीं है। आपको रेगुलर अभी से पढ़ते रहना है, तभी जाके आपका कंप्लीट होगा और अच्छे से रिवीजन होगा, ताकि आपको जब एग्जाम आए, पेपर हाथ में आए, तो आपको सोचना ना पड़े, अरे यार इसका आंसर ये की था, वो ना करना पड़े। आईएफएस ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम्हारा पेपर छूटने का बहुत चांसेस है, बहुत, इतना क्वेश्चंस रहता है, इतना लिखना पड़ता है। और तुम ऐसे तो नहीं हलवा का तरह राइटिंग में लिखोगे, पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन करके तुमको लिखना है, तभी तो मार्क्स मिलेगा। तो वो चीज़ मत करना, अच्छे से करो, ताकि एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं है आपको, बस क्वेश्चन आया, स्ट्राइक किया, आपको बस हाथ चलना चाहिए, दिमाग चलेगा तो फिर पेपर कंप्लीट नहीं होगा, समझ लेना। और जो लोग ये नहीं करेगा, जो लोग, पॉइंट नंबर 4, जो लोग ये नहीं करेगा उसको, उसका पता है हमको कि उसका मेरे पास मैसेज आएगा कि भैया एप्लीकेशन, ये सप्ली का फॉर्म कब निकलेगा, कैसे भरना है, मेरा सप्ली लग गया, ये सब चीज़ मैसेज आएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं आना चाहिए मेरे पास। आपको अभी से मेहनत करना है ताकि हो जाए, टाइम बहुत कम है, तो क्यूमुलेटिव बेसिस में स्मार्टली स्टडी करना है और कैसे परफॉर्म करना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं होगा, कोई भी नहीं कर सकता पूरा सिलेबस इतना कम टाइम में, आपको स्मार्टली करते जाना है, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा उसको आपको उसी ऑर्डर में कर लेना, ठीक है ना। और फाइनल बात, बिफोर सजेशन, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में कोई भी आंसर आए उसमें चौथा लिख के मत आना, मतलब कि ऐसा पैराग्राफ बनाए भर दिए, पूरा ऐसे से भर दिए, वैसा मत करना। किसी के पास टाइम नहीं है आपका पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा, किसी के पास टाइम नहीं है, तो आपको हर क्वेश्चन आपको ये पॉइंट वाइज बनाना है, पॉइंट वाइज, समझ में आ रहा? पॉइंट 1 2 3 4, और हर पॉइंट का हेडिंग आपको थोड़ा हाईलाइट कर देना, ब्लैक ब्लू, या फिर ब्लू से लिख रहे हो तो एक अंडरलाइन कर देना कुछ भी पेन से, समझ में आया? इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, पूरा एक चौथा पैराग्राफ मत लिखना। उसमें टीचर को तो समझ में आएगा नहीं, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मार्क्स मुझे देगा कि नहीं वो टीचर, ठीक है ना। तो आपको हमेशा, सभी टीचर बोलते हो कि आप अपने सेंटेंस को पॉइंट बना के लिखोगे। आप बोले कि भैया बुक में तो पॉइंट बना के दिया हुआ ही नहीं है, पैराग्राफ दिया हुआ, तो वो काम आपका है, आपको पॉइंट बनाना है, आपको पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है ना। वो चीज़ आपको करना है, नहीं तो फिर सोच लो कि अगर किसी का भी, मेरा खुद इवन जो टॉपर होते हैं उसका भी थ्योरी में सब कुछ ठीक नहीं रहता है, वो लोग बस इतना प्रेजेंटेशन अच्छा कर देते हैं कि उतना अंदर नहीं, अंदर पढ़ने जाएगा ना तो समझ जाएगा कि सबका कुछ ना कुछ थोड़ा मिस्टेक है ही। तो वो चीज़ मत करना, इम्प्रेस करना का कोशिश करो एग्जामिनर को, कि पॉइंट आपका देख के मार्क्स दे दे, पॉइंट ही मेन होता है। अगर वो चीज़ सही है ना तो एग्जामिनर थोड़ा बहुत पढ़ेगा, उसके बाद आपका मार्क्स ही
पूरा दे देगा, मतलब पूरा मतलब जितना जेन्यून मार्क्स होता है, जेन्यून मार्क्स मिलना चाहिए। कोशिश करना जो भी आपको बेस्ट पॉइंट आता है वो आपका टॉप में रहे, टॉप 1-2 में रहे, और जो भी वीक पॉइंट रहता है जिसमें आपको कुछ नहीं आता, खाली हेडिंग आता है, वो लास्ट में डाल दिया करो, ताकि आपको एग्जामिनर लास्ट तक चेक भी नहीं करे, उसके पास टाइम नहीं है हर एक थ्योरी पढ़े। एग्जामिनर भी ना बुक से नहीं देखेगा ना, वो खुद देखेगा कि उसको क्या पता है क्या नहीं पता है, बस पॉइंट देखेगा, उसको भी पॉइंट ही पता है, थोड़ा बहुत पता है, तो स्टार्टिंग का देखेगा, बस हो गया। समझ में आया ना? इसी तरह लिखना है आपको। और हाँ, बहुत सारे हम नोट्स में देखते हैं कि मतलब कि कुछ भी पॉइंट्स जो होते हैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट, मान लो किसी का भी फीचर्स आ गया, तो बड़े बड़े 5-6 लाइन के एक पॉइंट होते हैं, 6 लाइन के आपके पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है? समझ में आया ना? तो आपको उतना स्मार्टली बनना है कि आपको एक पॉइंट में मैक्सिमम 2 लाइन लिखना है, 2 से 2.5 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको एक पॉइंट का 6 लाइन याद करोगे ना, वो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि किसी में 6 लाइन है तो हम 6 लाइन याद करें, वैसा बिल्कुल मत करना। 1-2 सेंटेंस, यूजफुल सेंटेंस जो होता है उस पॉइंट से रिलेटेड, वो छांटना पूरा, और बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है। 2 ही पॉइंट पढ़ना बहुत इनफ है, वही 2 पॉइंट तुम अच्छे से लिख दोगे ना तो और काम खत्म, आपको मार्क्स मिल जाएगा। पूरा हर एक का 6-6 पॉइंट, मतलब कि 4-5 लाइन भी हम देखते हैं बहुत सारे बुक में 4-5 लाइन रहते हैं, उतना करने का ज़रूरत नहीं है। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट बहुत इनफ है, और 10 मार्क्स के लिए तो 10 पॉइंट भी इनफ है, ठीक है ना? तो वही चीज़ करना फिर, ठीक है ना? उसी वे में करना, नहीं तो फिर तुमको थ्योरी बहुत टफ लगने लगेगा कि एक आंसर इतना बड़ा है, नहीं याद हो रहा, याद होगा भी नहीं, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज ऐसा रहता ही है, ठीक है? अभी आपके पास टाइम नहीं, स्मार्टली करो, हर एक क्वेश्चन का, हर एक पॉइंट का मतलब 1-2 पॉइंट ही पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग को। ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर करो पॉइंट। अगर आपको किसी का पॉइंट याद नहीं भी आता है ना, तो आप सिर्फ वो पॉइंट भी लिख दोगे तो एटलीस्ट इमेज बैठेगा कि हाँ एक पॉइंट तो याद है। पॉइंट बहुत मैटर करता है, आपको नहीं पता, आप बोलोगे कि ये हमको कैसे पता, तो भाई IFS हम भी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है ना? और मेरे मार्क्स आए थे आपके 92, जिसमें से इंटरनल में मेरे को 14 ही मिला था। 6 मार्क्स इंटरनल में कहाँ से काट लिया भगवान जाने। तो ये चीज़ ठीक है ना, तो कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहा हूँ कि, और मैंने भी कभी पढ़ाई नहीं किया था पूरा स्टार्टिंग से 6 महीना जो पढ़ा, तो गलत लग रहा हो। थ्योरी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जो डे 1 से पढ़ता हो, उसको लास्ट में पता चलता है कि मेरा थ्योरी सब्जेक्ट है, तो वो पढ़ना चालू करता है लास्ट या 2-3 महीना पहले से। स्टार्टिंग से बहुत रेयर, अगर वो करता भी है तो इस दुनिया का नहीं है, 2-3 महीना से करता है। मैं तो इवन लास्ट महीना से क्योंकि सोचता हूँ कि थ्योरी क्या है, रटनेंगे और हो जाएगा कुछ क्वेश्चन, बट IFS ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत थ्योरी, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, पेपर भी छूट जाता है इवन, ठीक है ना? तो वो चीज़ ध्यान रखना, थ्योरी जैसे जैसे बोला उसी वे में करना, आपके मार्क्स जरूर आएंगे। पूरा चौथा मत लिख के आना, किसी का चौथा होगा मतलब मान लो पूरा पैराग्राफ भरती है किसी आंसर का, उसको पॉइंट में लिखना, वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पैदा करता है, ठीक है ना? तो यहीं तक था बात, आप चलते हैं, स्टार्ट करते सजेशन, बस 2 मिनट भी नहीं लगे आपको बताने में। फटाफट डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला चैप्टर मैंने लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, जो 10 मार्क्स का आपका कैरी करता है। इसमें से बेसिकली जो 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ही, और से ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको। और बता दूं ये चैप्टर भी इधर 10 मार्क्स का है, आपको 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स, थर्ड है रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और 4 है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट और इसका टाइप्स एंड रूल्स। बट ठीक है, ये 4 क्वेश्चन ही है इसमें, बट बता दो जो पिंक से हाईलाइट किया हुआ ना, वो क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सेकंड ऑप्शन दे रहा हूँ, मतलब कि प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि ये आएगा, रिपीट होगा। रिपीट बहुत रेयर होता है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स रिपीट हो जाते हैं, उसका एक्सेप्शन में अभी क्यों चले, जब टाइम कम है तो हम एक्सेप्शन को क्यों गिने, बात वही आता है ना। तो ये 4 क्वेश्चन ही बनता है इस पेपर से, इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन बनता है, जिसमें से आपका स्ट्रक्चर आ चुका है और रोल आ गया, लेकिन कंपोनेंट जो यहाँ पे दिख रहा है ना, कंपोनेंट आ सकता है, ऊपर वाला आ सकता है और फोर्थ आ सकता है। ये 3 क्वेश्चन आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए इस चैप्टर से, ठीक है ना, प्रायोरिटी। क्योंकि मैं सजेशन चैप्टर वाइज ही बनाऊँ ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई मेरा 10 मार्क्स हो गया। नहीं तो एक बार चौथा में अगर हम 50 क्वेश्चन दे देंगे तो वो कोई बेनिफिशियल नहीं, आपको समझ भी नहीं आया कितना पढ़े कितना नहीं। ऐसे आपको पता चले कि हाँ भाई 4 क्वेश्चन हम पढ़ लिए तो मेरा 10 मार्क्स सिक्योर है, उसी हिसाब से पढ़ा। और जो पिंक में मार्क है वो आपका लास्ट ईयर आ चुका है, ठीक है। तो उसको आप सेकंड प्रायोरिटी नहीं देना, प्रायोरिटी वो सारा बाकी सब हो जाएगा तब उसको प्रायोरिटी देना, ठीक है ना। प्रायोरिटी भी मत देना कि करना भी मत, सिर्फ उसका पॉइंट भी रिमेंबर रह गया ना तो काफ़ी है। अगर इन केस कोई केस में अगर एक्सेप्शन केस में कभी कभी आ सकता है तो वो उस सिचुएशन को अभी लेके क्यों करें हम, ठीक है ना। ये था। अब आते हैं दूसरा चैप्टर है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ये भी 10 मार्क्स कैरी करता है। इसमें गिन चुन के 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन में जिसमें से आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट ईयर आ चुका है, तो हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये आएगा। बाकी 4 क्वेश्चन बचते हैं, जिसमें से पहला है रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन,
रोल ऑफ जुडिशियरी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्रीवेंसेस सेल्स इन स्टॉक एक्सचेंज। और शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स बेसिकली 5 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, बाकी सभी 5 मार्क्स के लिए, ज़्यादा नहीं, 10 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ चैप्टर 1 में आपको 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। और ठीक है ना, और इसमें आ गया आपका लास्ट में शॉर्ट नोट से इनसाइडर ट्रेडिंग एंड फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है ना, आपको 5 से 6 पॉइंट याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं। सबका 10 पॉइंट याद करने लगे ना तो कभी कुछ क्वेश्चन होगा नहीं ठीक से। ठीक है ना, आप चलते हैं दूसरा आपका 20 मार्क्स का हो गया। अब आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें भी मैंने गिन चुन के 6 क्वेश्चन रखे हैं, 6 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, उससे ज़्यादा बनते नहीं हैं। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का चैप्टर है, जहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपका आ चुका है, फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। ये आ चुका है, इसलिए मैं प्रायोरिटी नहीं रख, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, बट आ चुका है इसलिए हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बाकी जो 4 क्वेश्चन है उसको प्रायोरिटी आपको पहले देना है। इसके पहले है क्रेडिट रेटिंग, या फिर दो टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। फिर आता है व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स टेकन बाय सेबी इन रिस्पेक्ट ऑफ मर्चेंट बैंक। फिर मर्चेंट बैंक क्या है, उसका फंक्शन क्या है। फिर लास्ट में एक डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये हो गया आपका 30 चैप्टर, 30 मार्क्स का चैप्टर हो गया। अब आता है 2 ही चैप्टर बचा है, एक 20, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें गिन जुन के आपका 12 क्वेश्चन, जिसमें से आप देख पाओगे 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन आपका हट चुका, मतलब कि लास्ट ईयर आ चुका है, तो आपको वो करने का प्रायोरिटी नहीं है, पहले बाकी सब करना फिर वो करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 20 मार्क्स का कैरी करता है, एनबीएफसी इसका फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स। फिर आता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, फोर्थ पढ़ना है, फोर्थ नहीं पढ़ रहे। फिफ्थ है रोल एंड फंक्शन ऑफ एलआईसी। फिर डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड कमर्शियल बैंक। फिर आता है 8 में प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड इट लिमिटेशंस। 10th है फंक्शन ऑफ आरबीआई और डिफरेंस बिटवीन सीएसआर एंड एसएलआर। और शॉर्ट नोट्स एक तो एग्जिम बैंक है, आईआरडीए है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी समझ रहे हो ना, पहले करना है, उसके बाद टाइम बचे तो ये सब का थोड़ा पॉइंट्स देख लेना। ठीक है ना, उसके बाद फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 मार्क्स का चैप्टर, इसमें भी मैंने लगभग 12 क्वेश्चन दिए हैं, 12-13 क्वेश्चन, ये आपको करके जाने हैं। ठीक है ना, जितने भी बोला, लेकिन जो हाईलाइटेड है उसको छोड़ के पहले प्रायोरिटी बाकी करना, उसके बाद हाईलाइटेड भी थोड़ा बहुत देख लेना। ऐसा नहीं बोलूँ कि मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है ना, बट प्रायोरिटी आपको जो बाकी सब क्वेश्चन उसको देना है। ठीक है ना, जैसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे तो लगता है यही आ जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि लास्ट ईयर आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आ चुका था। फिर शॉर्ट नोट्स एंड बुक बिल्डिंग, ये भी आ चुका था। फोर्थ में आपको इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ न्यू इश्यूज़। फिर फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोकर एंड सब ब्रोकर ही आपको पढ़ना है। आप अलग से उसका क्वेश्चन मत पढ़ना, अलग से मान लो शॉर्ट नोट्स भी आ गया तो आपको ब्रोकर का पूरा जितना भी पॉइंट्स है उसी को शॉर्ट नोट्स में लिख देना, हम 10 तो मेहनत क्यों करें। ठीक है, फिर आता है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट डिपॉजिट। फिर आता है फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इन इकोनॉमी। फिर है फंक्शन ऑफ मनी मार्केट, आ चुका था। फिर है 9 व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट मार्केट, ये भी आ चुका था। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीकनेस ऑफ कैपिटल इन मनी मार्केट। और एक शॉर्ट नोट से 3-4 तो शॉर्ट नोट से इंडियन डेट मार्केट, रेपो एंड रिवर्स रेपो। इंडियन कॉल मनी मार्केट आ चुका था। ट्रेजरी बिल है, उसका टाइप से प्राइवेट प्लेसमेंट है। रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है और रिसेंट ट्रेंड, ये वाला भी लास्ट में आ चुका था। तो जो हाईलाइट है वो लास्ट में आ चुका, उसको आपको प्रायोरिटी नहीं देना है, पहले बाकी सब करना है, उसके बाद उसको हाथ लगाना है अगर टाइम बचे तो। और लगाना भी कि पूरा इतना डीपली मत जाना, थोड़ा बस पॉइंट देख लेना। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि हम एक्सेप्शन में नहीं जा रहे हैं, हम बार बार बोले आप लोग हम एक्सेप्शन में जा रहे हैं। बाई चांस एक्सेप्शन आया भी तो 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, बाकी सब तो होने वाला नहीं है। आप लोग बोले आप लोग बोल रहे हो कि आपको कैसे पता लास्ट ईयर ही आया था, तो नीचे मैंने इसी PDF के नीचे दिया हुआ है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे आपसे कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, लास्ट तो 2021 ही था, क्योंकि 2022 में तो आपका एग्जाम ही नहीं हुआ अभी, तो लास्ट ईयर आप लोग को जो भी थोड़ा बहुत जानता है उसको पता होगा कि नॉर्मली जो लास्ट ईयर आता है वो इस साल नहीं आता है, ये तो आपको कंफर्म होगा, पता रहेगा। बहुत रेयर केस में रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता है कि जो लास्ट ईयर है वो नहीं आएगा। ठीक है, और ये इस PDF का लिंक PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है मेरा ग्रुप, सेमेस्टर 3 वाला जो ग्रुप है, वहाँ से भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होते रहेंगे रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड ऑल। ठीक है ना, तो यही तक था। और भी कोई चैप्टर हुआ अकाउंट्स का या किसी में दिक्कत है तो ज़रूर हम मुझे बोलिएगा कमेंट में, तो देखा जाएगा। तो मैं टाइम निकाल कर जितना जल्दी हो सके तो कुछ हुआ तो रिविजन टाइप का वीडियो भी बना दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है ना, बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच।